अच्छी चीज होगी, बिकॉज वो अच्छी चीज इसलिए होगी बिकॉज दैट विल एक्चुअली हेल्प यू अचीव मोर आउटपुट एंड देन मोर सेल्स, और मोर सेल्स की वजह से मोर प्रॉफिट्स। ठीक है। तो कई दफा ये बोला जाता है कि जो आपकी हार्ड अप्रोच है दैट इज अनफेयर एंड लेस इम्पोर्टेंट, और सॉफ्ट अप्रोच जो है इट इज गुड फॉर द कोवर्कर्स, बिकॉज उससे ये होता है कि बिजनेस जो है वो बेटर रन कर रहा होता है एंड एम्प्लॉयज आर मोर सेटिस्फाइड टू वर्क ओवर देयर। ठीक है। स्पेशली ये कि वो आपके कोर वर्कर्स बन जाते हैं एंड दे बिकम पार्ट ऑफ द बिजनेस सक्सेस। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप इस तरीके की अप्रोच को डेवलप करो, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करो, उनको मोटिवेट करो, बिकॉज इसके थ्रू उनका मोराल हाई रहेगा एंड दे वुड बी लाइक देयर डिजायर वुड बी टू स्टे इन द बिजनेस। तो जस्ट रिमेंबर द नेगेटिव्स ऑफ हैविंग द हार्ड अप्रोच। उसकी सबसे पहला प्रॉब्लम होती है कि आपकी बार बार व्हेन यू हैव टू एम्प्लॉय न्यू वर्कर्स एज टेम्पररी और पार्ट टाइम, योर रिक्रूटमेंट कॉस्ट कैन इंक्रीज एंड द इनिशियल ट्रेनिंग कॉस्ट कैन ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है। अब आपने बार बार हर 2 महीने या 3 महीने या 6 महीने बाद इफ यूर एम्प्लॉइंग अ न्यू वर्कर, देन ऑब्वियसली यू विल हैव टू पे दैट वर्कर। मतलब उसको रिक्रूट करने के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन डालनी पड़ेगी, फिर उसको पूरा कल्चर समझाना पड़ेगा, फिर थोड़ी बहुत 2-3 दिन की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो दैट इज समथिंग दैट विल बी कॉस्टली टू द बिजनेस। The second one is that your workers will be demotivated. They wouldn't have any job security because of which they would be unproductive. ठीक है। तो इससे आपकी कंपनी की एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल डिक्रीज करेगी। वो क्यों अनप्रोडक्टिव रहेंगे? अब उनको पता है कि भाई हमने तो 3 महीने या 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे, देन ऑब्वियसली वी विल हैव टू लीव। So there is no point of working hard for this company because they will not help us in the future, या वो हमें फर्दर एम्प्लॉय नहीं करेंगे। तो हमारी जिम्मेदारी बस यहाँ तक थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो और इनसे जान छोड़ो। The third one is that a lot of times if you do not treat your employees nicely, bad publicity regarding the treatment of workers can actually lead to negative consumer reactions। ठीक है। अभी रिसेंटली इसका एक इंसिडेंट जो है वो एक रेस्टोरेंट का था इस्लामाबाद का, वेयर अ वर्कर वाज नॉट ट्रीटेड नाइसली जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लैंग्वेज। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ बॉयकॉट्स हैपनिंग ऑल ओवर द कंट्री, नॉट जस्ट इन इस्लामाबाद। पूरी कंट्री में एक रेस्टोरेंट के अगेंस्ट मतलब लोगों ने जाना छोड़ दिया। कोई उनके खिलाफ वीडियोस बना रहा है, कोई उनके खिलाफ बैनर्स बना रहा है, कोई उनके पास जाके एहतजाज कर रहा है। सो दिस इज हाउ द कंज्यूमर्स रिएक्ट एंड दे विल स्टॉप बाइंग योर प्रोडक्ट। अच्छा। उसके बाद जो हमने थ्योरीज पढ़ी थी, आई डोंट नो इफ यू स्टडीड दैट इन एएस और नॉट, बट एएस के अंदर मोटिवेशनल थ्योरीज थी जो कि जॉब सिक्योरिटी, जॉब इनरिचमेंट, सेल्फ फुलफिलमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इन चीजों की बात करती हैं। तो ये जो आपकी हार्ड एचआरएम की अप्रोच है, इट कंप्लीटली फॉरगेट्स अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ऑलराइट, इट कंप्लीटली फॉरगेट्स अबाउट ऑल दीज थिंग्स, और वो आपको सिर्फ फोकस कर रहा होता है कि बस हमें वी नीड टू गेट द वर्क डन। बट ऑब्वियसली व्हेन यू आर गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम समवन हु इज नॉट इंटरेस्टेड टू गेट द वर्क डन, तो वर्क में एफिशिएंसी और वो तो हम कंप्लीटली भूल जाते हैं। अच्छा, अब आपके पास आ जाता है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। फुल टाइम, पार्ट टाइम, टेम्पररी और परमानेंट, ये देर आर लाइक सम डिफरेंसेस। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, देर आर दीज आर द डिफरेंसेस। अब फुल टाइम और पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स का डिफरेंस ये होता है कि पार्ट टाइम, फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं दे आर लाइक परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। लेकिन पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स आर टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब आपको ये होता है कि टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब होता है कि इट इज लाइक कैन बी फॉर एन ईयर, कैन बी फॉर लेस देन एन ईयर।
ठीक है, तो उसके लिए जो भी कंपनी के बेनिफिट्स होते हैं फिर वो टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं मिल रहे होते, विच इज ऑब्वियसली अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब आपका अब आपका जो है वो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है, दैट यू हैव टू कीप ऑन एम्प्लॉइंग वर्कर्स फॉर डिफरेंट टास्क। आपने अभी 6 मंथ्स के लिए किसी को टारगेट किया, किसी को हायर किया, देन फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स यू आर एम्प्लॉइंग समवन एल्स। सो दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, और टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट्स वालों का या पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स का ये होता है कि उनकी फिर ये भी जिम्मेदारी नहीं होती दैट दे वर्क फुल टाइम इन द कंपनी। दे माइट वर्क फॉर फ्लेक्सिबल आवर्स। ठीक है, उनको फिर ये भी हो सकता है कि शॉर्ट नोटिस पे यू कैन टर्मिनेट देम। प्रॉब्लम लाइक दीज विल अराइज। अच्छा, फिर कई दफा यू आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स टू अदर फर्म्स और सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। इसका मतलब है दैट यू नॉट एम्प्लॉइंग देम डायरेक्टली, बट आप एक आउटसाइड एजेंसी को हायर करते हो और बोलते हो कि वी नीड टू गेट दिस वर्क डन, तो आप अपने एम्प्लॉय से करा दो। ही विल बी लाइक टेम्पररी पार्ट ऑफ आवर कंपनी, बट इवेंचुअली वो हमारी कंपनी का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, फ्लेक्सिबल और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट के देर आर अ फ्यू एडवांटेजेस। The advantages are that employees can be required to work at particularly busy periods of the day, but not during the slow period. So, when we think that there are times जब आपको ज़रूरत ज़्यादा होती है, ठीक है, अ, जैसे आप ये बोल रहे हो कि जब आपके पास डिमांड ज्यादा है, अब आप इन बैंक में जाते हो तो फ्रॉम 1 till 3 यू सी that your cash counter is free because your main people are gone for lunch। तो आप उस टाइम के लिए पार्ट टाइम किसी को हायर कर लेते हो और बता देते हो कि मंडे टू फ्राइडे यू हैव टू कम फ्रॉम 1 till 3 एंड मैनेज द कैश काउंटर। ठीक है, तो इससे आपकी ओवरऑल ओवरहेड कॉस्ट भी कम हो जाती है और आपको एक competitive एडवांटेज मिल जाता है बाकी बैंक से, बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग अ गुड कस्टमर सर्विस। सेकंड इज मोर स्टाफ इज अवेलेबल। अगर आपका कोई स्टाफ एब्सेंट होता है या कोई सिक होता है, देन यू कैन यूज दीज पीपल। अब ये स्कूल्स में बहुत होता है दैट यू हैव दीज पार्ट टाइम टीचर्स, इनको हम सब्स्टिट्यूट टीचर्स बोलते हैं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है सब्स्टिट्यूट टीचर्स की, दैट दीज टीचर्स कैन कम इन व्हेन द अदर टीचर्स आर एब्सेंट। ठीक है, जब अदर टीचर्स आर एब्सेंट, किसी ने सिक लीव ली हुई है, किसी ने कोई और लीव ली हुई है, तो देर इज दिस प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट वन इज the efficiency of employees can be assessed before they are offered a full time contract। अब ये एक तरीके से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर आप बोलते हो कि आप उसको फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट दोगे हु इज कंप्लीट। Sir, जी मान। sorry to interrupt you, but I wanted to ask you a question that are you a teacher of Beacon House? यस। Sir, I'm also a Beaconite, so I wanted to ask कि अभी मॉक्स वगैरह होंगे तो दे आर आस्किंग कि आपने पूरा फुल सिलेबस का एग्ज़ाम देना, और हम लोग अभी यहाँ पर है, मतलब अभी हमने रिसेंटली ज्वाइन किया एकेडमी, जी तो क्या जी, वो मॉक्स मैटर करेंगे हमारे, देखो मॉक्स मतलब। मैटर नहीं करते। मॉक्स से सिर्फ दो चीजें होती हैं। जैसे लास्ट टाइम व्हेन दे वर गिविंग यू ग्रेड्स, वो वाले एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड ग्रेड्स ना, गोल्स। तो यस मॉक्स सर। में जरूरी था कि आपके मार्क्स अच्छे आए तो दे हैव टू सेंड लाइक द एक्सपेक्टेड ग्रेड्स वाला सिस्टम ना। ठीक है, ओके सर। इसलिए मॉक्स जरूरी है। अदरवाइज मॉक्स का ये होता है कि इट्स ओनली फॉर प्रैक्टिस, और तो कुछ सर नहीं होता। उसके वो ग्रेड्स इतने मैटर तो नहीं करते, मतलब हमारे फाइनली मैटर करता है? जी जी, फाइनली मैटर करते हैं जो ये आपकी क्योंकि सर यूनिवर्सिटी मुझे और ए इस तरह लेवल। था कि बिकॉज ऑफ द कोरोना में लाइक स्कूल नहीं जा पा रही थी, एंड देर आस्किंग मी कि मैं मॉक्स कंपलसरी दूं। मैंने उनको बताया कि मैं इजी तालीम से पढ़ रही हूँ और अभी हम थोड़ा पीछे हैं। दे वर हम्म। लाइक यू हैव टू गिव देम, तो बस मुझे यही करना था, तो मैं अब आराम से आपसे पढ़ सकती हूँ। नो हाँ प्रॉब्लम सर, हाँ, यू कैन कोई कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सर। कोई मसला नहीं है। ओके, अब आपके पास
व्हेन यूर ऑफरिंग अ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, तो आप उनको 6 मंथ्स या 1 ईयर का पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट जब दे देते हो, तो आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है कि यू कैन असेस कि ये बंदा इतना स्किलफुल है भी या नहीं, दैट ही और शी कैन बी हायर्ड फॉर अ फ्यूचर फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। Second is you use teleworking from home or for some groups of workers, even further saving in overhead cost. Teleworking क्या होता है that जैसे आजकल work from home हो रहा है, teleworking is that kind of a thing that staff is working from home, लेकिन उनके पास जो है वो ऑफिस का कांटेक्ट है और वो कम्युनिकेट आपसे करते जा रहे हैं। तो कुछ जॉब्स होती हैं जिसके अंदर इट्स नॉट रियली इम्पोर्टेंट दैट यू कम टू द ऑफिस ऑल द टाइम, और इट्स लाइक यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, एंड वंस यू आर डूइंग दैट तो आप आराम से उनको बता सकते हो कि भाई ये चीजें। ओवरऑल ऑफिसेस को क्या फायदा होता है या कंपनी को क्या फायदा होता है, उनकी ओवरहेड कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, जैसे उनको ऑफिस बड़ा नहीं लेना पड़ता, उनकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी कम पड़ हो सकती है, छोटी छोटी इस तरह की कॉस्ट उनकी बच जाती है। The last one is zero hour contracts. That means कि आपकी कोई फिक्स्ड कॉस्ट एलिमेंट नहीं है वर्कर्स पे में। आपको मतलब आप कोई गारंटी पे नहीं कर रहे, आप उनको कह रहे हो बेसिकली आप जितने घंटे काम करोगे वी विल ओनली पे यू अकॉर्डिंग टू दैट, सो दैट इज अ वेरिएबल कॉस्ट, देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट ओवर देयर कि हम आपको पैसे इस चीज के देंगे या उस चीज के देंगे। हम आपको आर्ली बेसिस पे पैसे देंगे, अगर आप आओगे तो ठीक है। अगेन एग्जाम्पल ऑफ दिस कैन बी स्कूल्स, अब बीकन हाउस वगैरह में there are a lot of part time teachers teaching in O levels and A levels, उनका ये होता है कि they are paid hourly। तो वो अगर आते हैं अपने टाइम से क्लास लेते हैं तो they are paid, and if they don't do that so they're not paid। अच्छा, वर्कर्स को क्या एडवांटेज है? एडवांटेजेस फॉर द वर्कर्स विद पार्ट टाइम एंड फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, ये दिस कॉन्ट्रैक्ट कुड बी आइडियल फॉर सर्टेन टाइप ऑफ वर्कर्स। जैसे अगर आप बोलो कुछ पेरेंट्स हैं जिनके बहुत छोटे बच्चे हैं, या आप बोलो कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो वैसे जॉब क्या नाम है वैसे स्टडीज में बिजी हैं, एंड दे वांट लाइक सम एक्स्ट्रा अमाउंट, तो वो पार्ट टाइम जॉब खुशी खुशी कर सकते हैं। जो कंप्लीट टाइम नहीं दे सकते तो उनके लिए पार्ट टाइम जॉब्स आर वेरी गुड। ओके, सेकंड इज कि कुछ लोग होते हैं जो वो जैसे टीचर्स ही हो गए कि वो डिफरेंट फर्म्स में या डिफरेंट स्कूल्स में जाके छोटा छोटा काम करके या छोटा छोटा टाइम स्पेंड करके दे कैन इवेंचुअली गेट मोर मनी एज कंपेयर टू अ फुल टाइम जॉब। दैट इज वाई इट्स इम्पोर्टेंट कि वो इधर लाइक उनको पार्ट टाइम या फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहे। और उसके अलावा देर आर सम डिसएडवांटेजेस फॉर द बिजनेस। अभी जो हमने ईमान पढ़ा था वो हमने ये बोला कि जो एक्चुअली एडवांटेज होता है वर्कर्स को, उससे पहले हमने पढ़ा था बिजनेस को। अब हम बात करते हैं कि देर आर सम डिसएडवांटेजेस टू द बिजनेस ऑफ हैविंग दिस पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले तो देयर विल बी मोर एम्प्लॉयज टू मैनेज देन इफ दे वर एट फुल टाइम। अब आपने फुल टाइम एम्प्लॉयज भी रखे हुए और आपने पार्ट टाइम एम्प्लॉयज भी रखे हुए, तो दोनों को मैनेज करना लाइक आपकी क्वांटिटी ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ जाता है, और वंस योर क्वांटिटी ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीजेस सो मैनेजिंग ऑल ऑफ देम एट द सेम टाइम इज डिफिकल्ट। ठीक है। द सेकंड वन इज effective communication will become much more difficult, not just because there will be more staff in total but also because it may be impossible to hold meeting with all the staff at one time। अब ये सिंपल बात है कि जब आपका ओवरऑल स्टाफ बढ़ जाएगा तो आप जो है वो इनफॉर्मल मीटिंग्स या फॉर्मल मीटिंग्स करने में बड़ा मसला रहेगा आपको। Okay, the third one is motivation levels may be adversely affected because part-time staff may feel less involved and committed to the business। अब ये बड़ा एक simple point है कि आपको पता है कि जो आपका part-time staff है they wouldn't feel the same as full-time employees। और इससे बहुत डर ये लगता है कि इससे आपका टीम कल्चर बन भी पाएगा या नहीं बन पाएगा, बिकॉज पार्ट टाइम
कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, दे डू नॉट इवन नो कि फुल टाइम एम्प्लॉयज कौन है, उन्होंने किससे मिलना है। सो टीम कल्चर नहीं बनेगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तो आपका बिजनेस का आउटपुट नहीं बढ़ेगा, आउटपुट नहीं बढ़ेगा तो सेल्स, एंड सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं। ओवरऑल दिस इज द प्रॉब्लम। उसके बाद वर्कर्स में हैव देन 10 hours कॉन्ट्रैक्ट विद डिफरेंट एम्प्लॉयर्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप नंबर ऑफ आवर्स पे किसी को बुलाते हो, तो अगर वो 3 घंटे आपके पास काम कर रहा है, सो ही विल हैव टू गो एंड वर्क 3 hours समवेयर एल्स टू। तो इन केस आपका काम आज 3 घंटे से ज्यादा है और यू वांट दैट पर्सन टू स्टे फॉर मोर देन 3 hours, या कोई काम इस तरह का आ गया है, कोई इमरजेंसी आ गई है, कोई जरूरी काम आ गया है, बट जब आपका पार्ट टाइम वर्कर है वो कह देगा भाई सॉरी आई कांट स्टे बैक, ठीक है, तो आई कांट डू दिस। अब छोटा सा एग्जांपल आप पार्ट टाइम टीचर्स का ले लो। फॉर एग्जांपल कोई स्कूल फंक्शन आ जाता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग आ जाती है, वो सीधा सीधा क्या बोलेंगे, सॉरी हम तो नहीं रुक सकते, वी हैव क्लासेस एनीवेयर एल्स, ठीक है, इन अदर स्कूल, तो इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अब वर्कर्स को क्या डिसएडवांटेज होता है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है द अमाउंट दे आर अर्निंग। ऑब्वियसली दिस इज नॉट द सेम अमाउंट दैट दे विल बी अर्निंग इफ दे वुड बी वर्किंग फुल टाइम। तो उनकी जो अर्निंग है इट वुड बी लेस देन फुल टाइम वर्कर्स, पहली बात। सेकंड इज जो रेट होगा वो भी फुल टाइम वर्कर्स से कम होगा। तीसरा, जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। तो आपको जब जॉब सिक्योरिटी नहीं है एक बात, दूसरी आपकी वर्किंग कंडीशंस इंफीरियर होती हैं। वर्किंग कंडीशंस आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, जैसे जॉब कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस कि अगर फुल टाइम वर्कर्स को इंश्योरेंस मिलती है तो इनको बिल्कुल नहीं मिलती। उसके अलावा इनको कोई इस तरह का राइट नहीं होता दैट दे कुड बी पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग एंड ऑल। इनका काम होता है कि whatever has been assigned to them they do that and they leave। ठीक है, is this clear? Yes, sir, it's clear. Okay, good। अब आपके जो टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट्स हमने बात कर ली कि ये पार्ट टाइम और टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू आप एक अपनी वर्कफोर्स बना लेते हो। लेकिन इफ यू कुड सी दिस सर्कल ओवर हियर, फिगर 13.1, तो उसके अंदर बताते हैं कि एक फुल, लाइक एक पूरी कंपनी इज द बिग सर्कल, उसका कोर ग्रुप इज द फुल टाइम एम्प्लॉयज। ठीक है, फुल टाइम जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं वो कोर ग्रुप है, वो बहुत जरूरी है। other than that for like other purposes when they need someone या उनको कुछ कराना होता है, तो ये temporary part time self employed workers को रख लिया जाता है who are actually peripheral workers who not part of the core। मतलब वो ना डिसीजन मेकिंग में जरूरी है ना वैसे बहुत जरूरी है, दे आर जस्ट देयर टू गेट द जॉब डन। ठीक है, उसके बाद उनकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो इसलिए जो है वो आपके पास ये जरूरी होता है। नाउ देयर वाज दिस शैमरॉक ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये आपको कंप्लीट एक वो बता के दिया कि ये किस तरीके से हो सकता है। कोर वर्कर्स जो होते हैं आपके, जो फुल टाइम वर्कर्स होते हैं, वो स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं। दैट मींस दे आर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी, दे आर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी मेकिंग एंड दे आर पार्ट ऑफ द वंस हु फॉलो द स्ट्रेटेजी प्रॉपरली। उनको कंपनी के पूरी नॉलेज होती है, इंफॉर्मेशन होती है, एंड दे आर द कोर प्रोसेसेस। दैट मींस कि उनके थ्रू सारे कोर प्रोसेसेस कंपनी के चलते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, कोई भी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है, दैट इज थ्रू द कोर वर्कर्स। फ्लेक्सिबल वर्कर्स ऑन दी अदर हैंड कौन होते हैं, ये पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कर्स होते हैं। ठीक है, ये कंसल्टेंट हो सकते हैं, कोई एक मैटर आ गया उसके लिए आपने 3 महीने 6 महीने के लिए इनको रख लिया। अदर देन दैट पूरे बिजनेस के अंदर तक कोर तक दे आर नॉट इन्वॉल्व। फिर होते हैं एक बिल्कुल ही आउटसोर्स्ड वर्कर्स। आउटसोर्स का मतलब होता है कि आपने अपना काम किसी बाहर की कंपनी से करा रहे हो। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि यार मेरी एक फर्म है जिसने मार्केटिंग करानी है, तो मैं किसी एक बिल्कुल बाहर की फर्म को, मतलब मैं अपने पास कोई मार्केटिंग का बंदा नहीं रख रहा, बिकॉज आई फील दैट द कॉस्ट विल इंक्रीज।
Instead what I am doing is that I am employing someone, some agency from outside, ठीक है, और मैं उनको बोलता हूँ कि आप मेरी मार्केटिंग करके दोगे, या मैं एक एजेंसी को हायर करता हूँ जिसको बोलता हूँ आप मेरे वर्कर्स को ट्रेनिंग दोगे। तो ये कब तक मेरी कंपनी के साथ है? ये जब तक मेरी कंपनी के साथ है, जब तक I want them to be. Like it could be a 3 month period, it could be a 6 months period, बट नॉट मोर देन दैट। उससे ज्यादा कोई कंपनी का पार्ट नहीं बनेगा। दे विल जस्ट रिमेन पार्ट ऑफ द कंपनी टिल दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सही है। सो दिस इज व्हाट बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स आर। लेकिन इन सब कॉन्ट्रैक्ट्स को देर इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू मेजर एंड मॉनिटर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, सो यू विल नेवर नो हाउ योर एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग और हाउ द कंपनी इज डूइंग। देखो ये बात याद रखो कि जो भी फर्म अपने एम्प्लॉय को एसेट क्रिएट क्रिएट जो भी फर्म अपनी कंपनी को एसेट ट्रीट करेगी ना, दैट फर्म विल बी सक्सेसफुल। क्योंकि वो ये समझेगी कि आपकी सेल्स बढ़ाने में या आपके प्रॉफिट्स बढ़ाने में it is very important that your labor takes part, your employees take part। ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं यू विल हैव टू मेजर द प्रोडक्टिविटी ऑफ योर लेबर। अब इसको मेजर करने का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, एंड दैट फॉर्मूला इज टोटल आउटपुट इन इन द टाइम पीरियड। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं कि यार 1 साल का हम देख रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल वर्कर्स एम्प्लॉयड। अब मैंने जितना आउटपुट बनाया है टोटल, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ जितने मैंने एम्प्लॉयज हायर किए हुए थे। तो ये आपको क्या बताता है? ये ओवरऑल एम्प्लॉय आउटपुट पर वर्कर बनाता है, बताता है। एंड यू कंपेयर इट फ्रॉम प्रीवियस ईयर, इफ दिस हैज इंक्रीज दैट मीन्स योर लेबर इज ऑन द राइट पाथ एंड दे डिजर्व टू बी पेड मोर। लेकिन अगर ये गिर रहा है तो यू नीड टू कम टू कंक्लूजन के क्या मसला है जिसकी वजह से आवर लेबर इज नॉट दैट प्रोडक्टिव। ठीक है। क्योंकि अगर लेबर प्रोडक्टिविटी हाई होगी और वो ज्यादा आउटपुट बनाएगा, तो बेसिक बात ये है कि बेटा ओवरऑल आपकी फाइनेंस कॉस्ट कम होगी। और जब आपकी फाइनेंस कॉस्ट कम होगी तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपकी प्राइस भी कम हो सकती है। और प्राइस कम नहीं भी करते, अगर सेम प्राइस पे रहते हो तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, विच इज व्हाई द कंपनी इज ऑपरेटिंग। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू नो। अच्छा, प्रोडक्टिविटी जैसे भी आपने अगर अकाउंट्स भी पढ़ा हो या कुछ भी, तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं रेशोज। रेशोज आर ऑलवेज कंपेयर्ड विद योर कंपेटिटर। ठीक है। अगर कोक करेगा अपनी प्रोडक्टिविटी मेजर तो वो पेप्सी से करेगा, और वरना कोक करेगा अपने पिछले साल से। दैट मीन्स यू चेक योर प्रोडक्टिविटी विद योर प्रीवियस ईयर। ठीक है। अब आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे हो सकती है? इफ यू फील दैट यू वांट टू लाइक improve योर प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, so देयर आर अ फ्यू थिंग्स जो बड़े जरूरी हैं। पहला है कि आपका स्टाफ मोटिवेटेड हो। ठीक है। अगर आपका स्टाफ मोटिवेटेड होगा, सो दे विल पुट इन हाई लेवल्स ऑफ एफर्ट, और आप देखोगे कि प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी। दूसरा ये है कि आपका जो इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो वो एफिशिएंट हो और रिलायबल हो। ये ना हो कि एट सर्टेन पॉइंट वो आपको लाइक खराब हो जाए, वो इतना तेज काम ना कर रहा हो, मशीन इज नॉट ऑपरेटिंग एफिशिएंटली, पता चले जी हर रोज कुछ ना कुछ ब्रेक डाउन आ रहा है, तो ऑब्वियसली उससे प्रोडक्टिविटी हाई नहीं रहेगी। थर्ड इज बेटर स्टाफ ट्रेनिंग। इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू ट्रेन योर स्टाफ। आप जितना अपने स्टाफ को ट्रेन करके रखोगे, उतना आपका स्टाफ एक्चुअली फ्यूचर में आपको बेनिफिट करेगा। और आप अपने स्टाफ को ट्रेन कैसे करते हो? आप कभी छोटी छोटी इंडक्शन ट्रेनिंग देते हो जब वो एंटर करता है, कभी आप आगे की ट्रेनिंग देते रहते हो, सो दैट गेट्स बेटर जैसे जैसे आप आगे मूव करते जाते हैं। Okay. Moving on, increased worker involvement in problem solving to speed up methods of production। अब ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट में होता है कि आप जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन यूज कर रहे हो या काइजन यूज कर रहे हो, जिसके अंदर बेसिकली ये है कि किसी पॉइंट पे आपका काम रुक नहीं रहा। ठीक है। आप कंटिन्यूसली काम चल रहा है, कोई वेस्टेज नहीं हो रही, ये होता है। तो ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट के जब चैप्टर्स आएंगे, विल रीड दैट।
अच्छा, इम्प्रूव इंटरनल एफिशिएंसी, इसका मतलब ये है कि आपने बड़ा ख्याल से अपने स्टॉक को ट्रीट किया है। आपको पता है कि कब नया स्टॉक आना है, कब आपको नया स्टॉक नहीं चाहिए, कब आपको नया स्टॉक चाहिए। तो ये ना हो कि एट टाइम्स आपकी प्रोडक्शन हुई भी हो और आपके पास स्टॉक हो ही नहीं रॉ मटेरियल का बेचने के लिए, लाइक बनाने के लिए। सो दैट कैन बी अ ह्यूज प्रॉब्लम। अच्छा, प्रोडक्टिविटी ये तो हम कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात। इफ वी टॉक अबाउट सर्विस इंडस्ट्री, सो प्रोडक्टिविटी कैन आल्सो बी मेजर्ड ओवर देयर। और वहां पे आप प्रोडक्टिविटी किस तरीके से मेजर करते हो, वहां पे आप प्रोडक्टिविटी, जैसे अगर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है तो आप मेजर कर लेते हो बाय द किलोमीटर्स ट्रेवल्ड पर ड्राइवर पर ईयर। मतलब एक ड्राइवर ने पूरे साल में कितने किलोमीटर्स ट्रेवल किए, तो जितना ज्यादा करेगा उतनी उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। होटल्स का कैसे करते हो, यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ गेस्ट नाइट्स पर एम्प्लॉय पर ईयर। मतलब जितने आपने एम्प्लॉयज हायर किए हुए हैं और उस हिसाब से आप देख लोगे कि कितने आपके गेस्ट आए ओवरऑल। तो यू डिवाइड दैट एंड यू विल नो कि पर एम्प्लॉय कितने गेस्ट आ जाते हैं। और आईटी और बैंकिंग सेक्टर में आप सीधा सीधा रेवेन्यू अर्नड ऑन एवरेज पर एम्प्लॉय पर ईयर। सो एक एम्प्लॉय ने कितना रेवेन्यू अर्न करके दिया, दैट इज द लेबर प्रोडक्टिविटी रेट फॉर दिस। ठीक है। अब आपके पास देर इज दिस एब्सेंटिज्म रेट। एब्सेंटिज्म क्या होता है कि आपके कितने एम्प्लॉयज जो हैं वो एब्सेंट है। It measures the rate of workforce absent as a proportion of the total employees। मतलब अगर फॉर एग्जांपल 100 लोग आपके पास हैं, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर 100 एंड आउट ऑफ दैट 25 आर एब्सेंट, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एब्सेंट 25 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 100 और इनटू 100। क्यों? क्योंकि परसेंटेज चाहिए। तो 100 100 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है 25% ऑफ द एम्प्लॉयज वर एब्सेंट। सर जी मैम। जैसे हम एग्जाम में कुछ टेबल दे देते हैं कि आपको एक टेबल जी दे दे जी जिसमें आपको कुछ न्यूमेरिकल फिगर्स दी होती है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है। तो जी सर जी। मुझे उसमें बहुत ज़्यादा इशू होता है, और मेरे ख्याल से जो अभी की टर्म्स में हम पढ़ रहे हैं हाँ मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो सर ये आप थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा सॉल्व करवा देंगे, हाँ हाँ क्योंकि बिजनेस में बिल्कुल। मैं यहाँ पे स्टक होती हूँ। ये देख मतलब लो आप चल। सॉल्व करके बता दे कैसे कैसे करना है हमने। ऑल राइट, ये देख लो। पहले हम इसी क्वेश्चन को देख लेते हाँ हैं सर, ऐसे करना है। ताकि आपका थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए। अब देखो इन्होंने क्या बताया हुआ, इन द फॉलोइंग टेबल ऑल थ्री कंपनीज ऑपरेट इन द वेडिंग ड्रेस इंडस्ट्री। ठीक है। वर्कर्स आर पेड अ सैलरी ऑफ 20,000 पर ईयर। अब आपको सबसे पहले ये देखो आउटपुट, ये कंपनी ए, हम हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं। कंपनी ए ने आउटपुट कितना प्रोड्यूस किया, 1000। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड कितने थे, 100। तो लेबर प्रोडक्टिविटी का, ईमान बेटा, हमने फॉर्मूला पढ़ा था आउटपुट अपॉन वर्कर्स, दैट मींस 1000 अपॉन 100। ठीक है। तो लेबर प्रोडक्टिविटी कितनी आ गई, 1000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 10। सही है। यस सर। और अगर आप ऊपर देखो तो इन्होंने बोला था दैट योर वर्कर्स आर पेड अ सैलरी ऑफ 20,000 पर ईयर। ठीक है। यस सर। तो अगर 20,000 पर ईयर सैलरी मिल रही है तो आप उसको डिवाइड कर दो 1000 यूनिट से। 1000 यूनिट से कर दोगी डिवाइड, तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 20,000 डिवाइडेड बाय 1000। तो आपकी कॉस्ट क्या आ गई, 52। ये आ गई ना, लेबर कॉस्ट पर यूनिट आ गई आप 2000। 2000। ठीक है। ये समझ आया या नहीं? सर दोबारा से एक्सप्लेन कर दें सर। मैं वो जैसे मतलब मैं जो स्कूल में करती हूँ तो वो सर हमें मतलब लिख कर समझा रहे होते हैं, तो इज़ दैट पॉसिबल कि नेक्स्ट क्लास से हम उस तरह कर लें? अच्छा, हम इसको, मैं इस टेबल को कॉपी कर लूंगा एंड आई विल सॉल्व दैट इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है ना। यस और सर। मैं आपको इसका एक वो सॉल्व करके व्हाट्सएप भी भेज देता हूँ। चलो, जब ये क्लास ओके ओवर होगी सर। ना, सो आई विल सेंड इट टू यू। ओके सर। अच्छा, स्टाफ एब्सेंटिज्म क्यों एक मसला है? देखो, जब हम बात करते हैं कि आपका स्टाफ एब्सेंट है,
तो द प्रॉब्लम इज के ये एक बिजनेस के लिए डिसरप्शन है, मतलब डिसरप्शन इन द सेंस कि अब आपका स्टाफ एब्सेंट है तो काम रुक जाएगा, काम रुक जाएगा तो वो काम डिले भी हो जाएगा, डिले होगा तो आप अपने कस्टमर्स को ऑन टाइम चीजें नहीं दे पाओगे, ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी रेप्यूटेशन भी खराब होगी। So it is important that your worker should be happy, satisfied, motivated to work in the firm. अगर ऐसा सब हो रहा होगा ना बेटा, तो वो कम से कम एब्सेंट होगा और ही विल अंडरस्टैंड दैट इट इज इम्पोर्टेंट कि वो मौजूद हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वर्कर्स कब सबसे कम एब्सेंट होते हैं? व्हेन दे फील इम्पोर्टेंट, जब उनको ये लगने लगता है कि हम अगर एब्सेंट होंगे तो काम नहीं हो पाएगा। अगर इफ मी एज अ टीचर इफ आई से कि मैं अपने स्कूल जहाँ पढ़ाने जाता हूँ, अगर मैं वहां पे नहीं जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समवन एल्स विल टेक माय पीरियड एंड दैट्स फाइन। लेकिन अगर मैं फील करने लगूं कि नहीं भाई, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो बच्चों का सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा और ये तो बहुत मसला हो जाएगा, और ये दैट इज व्हेन आई फील कि मुझे एब्सेंट नहीं होना, उसकी वजह से काम डिले नहीं होगा और काम विल कंटिन्यू टू लाइक ऑपरेट एट द सेम लेवल जैसे होना चाहिए। सही है। तो यस सर। ये ये होता है। अच्छा, अब आप जो है ना, अदर देन दिस यू ट्राई कि आप एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को प्रॉपरली इवेल्युएट करते रहो और इम्प्रूव करते रहो। मतलब देर इज दिस थिंग कि आप पुअर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस जो है ना, उसका कोई मतलब दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम एंड दैट नीड्स टू बी केटर्ड एज सून एज पॉसिबल। अगर आप नहीं करते तो ये आपके लिए बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है, ये बहुत ही बड़ा मसला है। तो आप अपने एम्प्लॉयज की सबसे पहले परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करते हो और इवेल्युएट करने के बाद उसको इंक्रीज कराने की कोशिश करते हो। इंक्रीज कैसे करते हो कि आप एक टारगेट सेट कर देते हो सबसे पहले और उस पे आप उनका अप्रेजल करते हो। जैसे आप उनको 5 पॉइंट्स दे दिए कि इस साल के अंदर इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू विल हैव टू कंप्लीट दीज 5 पॉइंट्स। फिर आप एंड ऑफ द ईयर उनको बुलाते हो और उस पे एक अप्रेजल होता है। मतलब अप्रेजल का मतलब है एक इवेल्युएशन होती है। अगर आपका वर्कर रेगुलरली फेल कर रहा है टू रीच दीज टारगेट्स, पहले साल, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ही इज हैविंग अ प्रॉब्लम, तो फिर मैनेजमेंट को कोई एक्शन लेना पड़ेगा और उनको हो सकता है उसको निकालना पड़े, हो सकता है उसको बिल्कुल प्रोबेशन पे रखना पड़ जाए और बोला जाए कि भाई अब आपने अगर ऐसा किया देन यू विल बी फायर्ड। सेकंड इज टू इम्प्रूव या इंक्रीज द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि वो एफिशिएंसी इंक्रीज कर सके। और तो और यू विल हैव टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज के, अगर उनको ये लगता है कि भाई हम अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ाएंगे तो दैट कैन बी अ गुड थिंग, ठीक है। एम्प्लॉयज के लिए ज़रूरी है कि भाई अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे आप बोलते हो कि हम आपको पैसे देंगे, यू गो एंड डू योर मास्टर्स एंड कम बैक, ठीक है, तो इससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ सकती है। तीसरा है क्वालिटी सर्कल्स। क्वालिटी सर्कल क्या होता है? ये स्मॉल ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स होते हैं जो इनकरेज करते हैं कि भाई आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की लो? टू आइडेंटिफाई एंड सजेस्ट सॉल्यूशन टू वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मतलब एम्प्लॉयर जो है वो छः छः के ग्रुप में वर्कर्स को बिठा देता है और उसको बोलता है कि भाई देखो ये प्रॉब्लम आ रही है एंड यू नीड टू कम अप विद सॉल्यूशन। नाउ व्हाई विद द वर्कर फील गुड? बिकॉज ही फील कि मुझे इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि मेरे कहने पर ही और शी इज टेकिंग अ डिसीजन, so I am important to this firm and I'll actually try to improve my performance and come up with something जिससे वो खुश रहें। Then the next one is cell production and autonomous work groups, where teams of workers are given multi-skill training and the opportunity to take responsibility for a complete section of work। बेसिकली ये टीम वर्क का एक तरीका है जिसके अंदर आप कहते हो कि एक पूरी की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है एंड दैट ट्रेनिंग इज रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, अ पर्टिकुलर न्यू टास्क। और वो क्यों दी जाती है? बिकॉज दिस इज हाउ यू मोटिवेट देम टू अचीव द गोल्स, ठीक है।
अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स तो बेटा सबसे ज्यादा जरूरी रहते हैं। आप उनको हर एंड पे कभी कमीशन दे दो, कभी बोनस दे दो, कभी नॉर्मल पे दे दो, कभी एब्सेंटीइज्म के पैसे नहीं काटो। दिस विल मेक द वर्कर फील गुड, और वो इवेंचुअली जो है वो आपकी फर्म से खुश होके उनको कंप्लीटली खुशी खुशी लाइक उनके लिए करना चाहेगा। द लास्ट इज इन्वेस्टिंग इन मोर एडवांस टेक्नोलॉजी। अब आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी ऐसे भी बढ़ सकती है कि आपका जो कैपिटल इक्विपमेंट है वो इतना अच्छा हो जिसके अंदर आपका लेबर की वैसे ही प्रोडक्टिविटी हाई हो जाए। भाई अगर मशीन ज्यादा प्रोडक्ट निकाल रही होगी तो लेबर प्रोडक्टिविटी भी हाई हो जाएगी। तो इफ यू यूज दैट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली फायदा होगा। अच्छा, एक लास्ट चीज बिफोर दिस मीटिंग एंड्स। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक चीज होती है। ये एक सिस्टम है विच इज डिजाइन टू मोटिवेट एंड कोऑर्डिनेट अ वर्कफोर्स by dividing the organization's overall aim into specific target for each division। अब एक देखो, बड़ा सा एक विजन होता है, एक मिशन होता है कंपनी का, जिसको सारे एम्प्लॉयज जिसको समझते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि आप उस पूरे बड़े से विजन और मिशन को छोटे छोटे टारगेट्स में, ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड करो, और हर डिपार्टमेंट को या हर एक ग्रुप को उस टारगेट का एक मतलब एक एक टारगेट दे दो। आपने ये फुलफिल करना है, आपने ये फुलफिल करना है, एंड देन यू विल बी इवेल्युएटेड ऑन दिस। अब जब आप किसी को अथॉरिटी डेलीगेट करते हो ना, मतलब किसी को कोई काम देते हो, अब मैं अगर आपको एक काम दूंगा तो ऑब्वियसली होगा ये कि यू नो कि सर ने मुझे एक काम दिया है, दैट मीन्स आई विल बी आंसरेबल टू दैट। अगर मैं ये बोल देता कि एवरीवन मुझे जो है वो आपने सब ने ये वाले पास पेपर्स ढूंढ के देने, तो आप सोचोगे कि अच्छा मैं ढूंढ लूंगी या कोई और ढूंढ देगा। या बट इफ आई स्पेसिफिकली आस्क के मनाल ये ईमान ये आपने ही ढूंढ के देना है, सो दैट वुड मीन कि यू आर आंसरेबल एंड आई विल क्वेश्चन यू। इससे नहीं कि मैं कोई गुस्से से पूछ रहा हूँ या वो, बट यू विल टेक दिस एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वंस यू टेक दिस एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी यू विल बी लाइक हैप्पीली डूइंग दैट, क्योंकि यू विल फील कि मेरा ओवरऑल अप्रेजल अच्छा होगा, एंड द पर्सन ऑन द अदर साइड विल फील कि मैं अच्छे से काम करने में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, एक सेकंड रुकना। ओके, मूविंग ऑन। अब हमारे पास आ जाता है इसकी पॉसिबल प्रॉब्लम्स। जो हमने बात की उसकी पॉसिबल प्रॉब्लम्स क्या है कि यू द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स इनटू डिविजनल, डिपार्टमेंटल और इंडिविजुअल टारगेट्स, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। मतलब दिस कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और इसको इवेल्युएट करना जो है फिर वो एक मुश्किल बात बन जाती है। तो अब आप पहले सबसे कंसल्ट करोगे, पहले आपस में कंसल्ट करोगे, फिर डिपार्टमेंट्स को बिठाओगे, फिर डिपार्टमेंट अपने लोगों को बिठाएंगे। सो दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, and it is this is why it is not advisable. Second is objectives can become outdated very quickly। अब आपने जब तक इनको बताया तब तक हो सकता है कि वो ऑब्जेक्टिव पुराने हो जाएं, और उनको टारगेट को फिक्स करना और प्रोग्रेस को मॉनिटर करने में देर लग सकती है। ओके, द थर्ड वन इज सेटिंग टारगेट डज नॉट गारंटी सक्सेस। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अब आप तो ये सोच रहे हो कि बस मैंने डेलीगेट कर दिया तो इसका मतलब है जबरदस्त हो गया, एवरीथिंग वुड बी सक्सेसफुल। नो, दिस इज नॉट रियली द केस। एट टाइम्स बहुत लोग फिर भी खुशी खुशी काम नहीं करते। एट टाइम्स उनकी स्किल ही नहीं होती इतनी कि वो कर सके। ठीक है, सो इफ दिस हैपेंस तो आप बहुत ही बुरी स्टेट में आ जाओगे कि हम क्या करें। हमारा अब हमारे हिसाब से तो ये चीज होनी थी लेकिन हुई नहीं। ओके, बट देर आर सम एडवांटेजेस एज वेल। एडवांटेज क्या है कि ईच मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट विल एग्जैक्टली नो व्हाट टू डू। जब आपने बता दिया, जब आपने छोटे छोटे टारगेट्स दे दिए, तो दे आर वेरी क्लियर कि हमने करना क्या है। अगर वो क्लियर हैं तो वो बता देंगे कि हम ये करेंगे। Second is by using the corporate aim and objective as the key focus to all departments and individual objectives, everyone should be working to the same overall target.
आप ये देखो कि एंड रिजल्ट क्या है, कि सब मिलके एक ही बात पर आ रहे हो, और वो एक ही बात क्या है कि हमने जो है वो जो कॉरपोरेशन का मेन एम है उसको फुलफिल करना है। अगर हम इस बात पे एग्री कर जाते हैं तो दैट इज वेरी गुड, अगर हम इस बात पे एग्री नहीं करेंगे तो वी आर ऑन द रॉन्ग साइड। तो इसलिए जब आप छोटे छोटे टारगेट्स को फुलफिल करते जाओगे तो इवेंचुअली आप सब मिलकर एक बड़े टारगेट को फुलफिल कर रहे होगे। ठीक है, लेट मी जस्ट सी कि अब हमारे पास क्या क्या रह गया। ओके, अब हम बात करते हैं लेबर लेजिस्लेशन की। लेबर लेजिस्लेशन क्या होता है? लेबर लेजिस्लेशन इज जो आपके लॉज हैं, ठीक है, द लॉज, लेबर लॉज एंड द प्रिंसिपल, जो हमने आप लोगों ने एएस में पढ़े होंगे, नाउ आई एम टीचिंग टू एएस स्टूडेंट्स भी। ये वो वाले लॉज होते हैं जो कुछ वर्किंग कंडीशंस के लिए होते हैं, कुछ रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के लिए होते हैं। इसको हम कभी लेबर लॉज बोलते हैं, कभी लेबर लेजिस्लेशन बोलते हैं। तो इसके अंदर कई दफा द स्टेट, दैट इज द गवर्नमेंट, कम्स इन बिटवीन और वो इंडस्ट्रियल रिलेशन लॉज बना देता है। कई दफा जो है वो एजेंसीज जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर्बिट्रेशन काउंसिल्स बिठा देती हैं। कई दफा में एम्प्लॉयर की अपनी पॉलिसीज होती हैं। ठीक है, तो ये वो वाली चीजें हैं जिसके अंदर बड़ा क्लियर है कि the overall motive behind these laws is to improve the working conditions, ठीक है, the relationship between the employee and the employer. नो वन शुड एक्चुअली बी एक्सप्लॉयटेड। ये ना हो कि एम्प्लॉयर जो है वो इनको कम वेज दे के एक्सप्लॉयट कर रहा हो, और ये ना हो कि एम्प्लॉय जो है वो कम काम करके उनको एक्सप्लॉयट कर रहा हो। तो दीज आर द थिंग्स जो बेसिक लेबर लेजिस्लेशन में होती हैं। ये देख लो, इट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ एवरी वर्कर इन मलेशिया टू जॉइन और नॉट। अच्छा, अब आ जाता है ट्रेड यूनियन। तो यूजुअली इंडस्ट्रियल उसके अंदर ये आता है कि यू कैन जॉइन अ ट्रेड यूनियन, और ट्रेड यूनियन जो है वो डिफरेंट तरीके से आपके लॉस को प्रोटेक्ट करता है। वो ये बता देता है कि एज ट्रेड यूनियन यू, एज अ ट्रेड यूनियन क्या क्या आप काम कर सकते हो। एज अ ट्रेड यूनियन यू थिंक अबाउट अ फ्यू थिंग्स, you protect the rights of the employees, you help them make right decisions in terms of क्या वेज लेनी है, कितने घंटे काम करना है, बोनस, कमीशन। इनको ऐसे ही नहीं निकाल सकते, लाइक यू कैन नॉट डिसमिस देम, या उनको आप ऐसे ही फायर नहीं कर सकते बगैर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। तो ये आपके ट्रेड यूनियंस का काम होता है। ठीक है, ये ट्रेड यूनियंस जो हैं वो इस तरीके से चल रही होती हैं। अच्छा, ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल क्या था? ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल ये था कि you do not involve the workers in decision making, and you give no option to the worker, you just have this attitude take it or leave it वाला, जिसके अंदर जो जैसे शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स वाले एम्प्लॉयज हैं उनको कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई कंडीशंस ऑफ वर्क नहीं है, कोई एम्प्लॉयर का उनकी तरफ एटीट्यूड अच्छा नहीं है। बस इट्स मोर लाइक कि आपकी कोशिश है कि ये इनके साथ काम चलता रहे, ये कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज वी विल फाइंड समवन एल्स हु विल डू दिस वर्क। ये कहाँ पे होता है? ये होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, जहाँ पे आप छोटे बच्चों को भी हायर कर रहे होते हो। आप बेसिकली अनस्किल्ड वर्कर जिनके पास कोई स्किल नहीं है और आपको उनसे वो लेबर वाले काम कराने हैं, तो आप उनको ऑफर करते हो, भाई हम पर आवर फॉर एग्जांपल 100 रुपीज दे रहे हैं, सब टू यू, इफ यू वांट टू टेक इट और लीव इट, वी विल फाइंड समवन एल्स। वो इतने गरीब होते हैं, दे नो कि उनकी स्किल कुछ नहीं है, दे विल इवेंचुअली गो ऑन टू डू दैट वर्क। ठीक है, इससे फायदा एक होता है कि भाई लेबर कॉस्ट तो कम होती है, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं।
स्टाफ कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा, इवन अगर कोई जॉब चेंज हो जाता है, कुछ हिसाब हो जाता है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अदर देन दैट देयर इज लाइक नो कॉमन ऑब्जेक्टिव बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर। ठीक है। जॉब इनरिचमेंट, स्टाफ इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीजें तो दूर दूर तक नहीं है। सो दैट कैन बी एन ओवरऑल प्रॉब्लम इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। Second is collective bargaining between trade unions and major employer and their associations. अब ये हमने बात की थी कि जब collective bargaining तब होती है जब trade union का head और जो आपके national employers हैं वो negotiate करते हैं on wage levels और working conditions। तो ये बड़ी ज़रूरी बात होती है फॉर द वर्कर्स, बिकॉज दे वांट कि भाई जितना हाई लेवल पे मिल सके उतनी मिले और वर्किंग कंडीशंस जितनी अच्छी हों। तो इसके अंदर ये होता है कि ज़्यादातर ये नहीं होता कि भाई ट्रेड यूनियन बहुत हाई वेज पे अग्री करा लें, क्योंकि बिजनेसेस कई स्मॉल भी होते हैं, दे डू नॉट अग्री टू दीज थिंग्स। सेकंड कोशिश होती है कि स्ट्राइक्स कम से कम हो और इंडस्ट्रियल एक्शन ना हो, ताकि आपके काम में रुकावट ना आए। ठीक है। लेकिन एट टाइम्स अगर यूनियन पावरफुल होता है तो अगर कोई एम्प्लॉयर कुछ गलत टर्म्स अग्री कराने की कोशिश करता है, सो दे डू नॉट अग्री टू दैट। सही है। सो ईमान विल स्टॉप हियर फॉर लाइक 10 मिनट्स। ये आपकी Okay, sir. रिकॉर्ड हो जाए, because it would be too much then, and then we'll join back in 10 minutes time. Okay, Okay. sir.